जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको लगे उसे साथ साथ नोट करते चले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक निश्चित पद या स्थान होता है। यह पद या स्थान किसी को विरासत में मिलता है तो किसी को अपनी मेहनत या योग्यता की बदौलत प्राप्त होता है। जैसे प्रत्येक प्राणी इस धरती पर अपने लिए कुछ स्थान बनाता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति भी सामाजिक धरातल पर स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ स्थान या जगह घेरता है और समाजशास्त्री भाषा में इस स्थान को ही हम लोग सामाजिक पद या जिसको अंग्रेजी में सोशल पोजीशन बोलते हैं। तो समाजशास्त्र में ये जो सामाजिक पद है, इसी को हम लोग सामाजिक परिस्थिति या सोशल स्टेटस के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक जो सामाजिक पद है उसके साथ साथ कुछ अधिकार और जो बाध्यताएं हैं उनकी भी व्यवस्था जुड़ी होती है। यानी ये जो सामाजिक पद होते हैं, इन पदों के साथ स्वाभाविक रूप से दो तत्व या दो विशेषताएं विद्यमान होती हैं, अधिकार और बाध्यता। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सामाजिक जो पद होता है वो व्यक्तियों के अधिकारों और बाध्यताओं की एक जटिल व्यवस्था होती है। यदि समाज व्यक्ति को कोई पद देता है तो उस पद के मुताबिक उस व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार और कर्तव्य भी देता है। समाजशास्त्री भाषा में अधिकार को स्थिति या हैसियत और बाध्यता को भूमिका या फर्ज कहा जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र में जो सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा है उसमें सामाजिक परिस्थिति से जो हमारा आशय है वो सामाजिक पद से है और इस पद के साथ स्वाभाविक रूप से कुछ अधिकार और बाध्यताएं जुड़ी हुई होती हैं और हम अधिकार को हम लोग परिस्थिति बोलते हैं और बाध्यता या कर्तव्य को हम लोग भूमिका या रोल से संबोधित करते हैं। परिस्थिति के बारे में जॉनसन महोदय ने परिस्थिति की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक जो परिस्थिति है या जो प्रत्येक सामाजिक पद है वो एक स्थित भूमिका है। उनका ये कहना है कि जॉनसन महोदय का ये मानना है कि यहाँ ये स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जो एक व्यक्ति की स्थिति है वही दूसरे व्यक्तियों के लिए भूमिका भी है। तो इस तरह से जो किसी व्यक्ति की भूमिका है वही दूसरे व्यक्तियों के लिए सामाजिक स्थिति भी है। तो कहने का आशय ये है कि परिस्थिति और जो भूमिका है वो दोनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। हर परिस्थिति के साथ, हर अधिकार के साथ कुछ न कुछ जो कर्तव्य जो है और जो भूमिकाएं होती हैं वो निर्धारित होती हैं और हर जो भूमिका है, हर जो कर्तव्य होता है उसके साथ स्वाभाविक रूप से समाज के द्वारा कोई न कोई पद या अधिकार जरूर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से सामाजिक स्थिति जो है वो यानी जो सोशल स्टेटस है, सामाजिक परिस्थिति है, वो समाजशास्त्र की या कहें तो समाज की एक बुनियादी अवधारणा है। सामाजिक स्थिति के अभाव में
सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सामाजिक स्थिति है या परिस्थिति है वो समाज की एक बुनियादी अवधारणा है, और सामाजिक स्थिति के अभाव में हम सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं कर सकते हैं या नहीं की जा सकती। शायद इसीलिए रॉबर्ट बीयरस्टीड ने सामाजिक परिस्थिति के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि समाज स्थितियों का एक जाल है। सोसाइटी इज़ ए नेटवर्क ऑफ स्टेटसेस, यानी जो समाज है हमारा वो विभिन्न प्रकार की सामाजिक स्थितियों का, परिस्थितियों का जाल है। अगर हम लोग इस जो रॉबर्ट बीयरस्टीड का ये जो स्टेटमेंट है इसको सही तरीके से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जिन सामाजिक स्थितियों का निर्माण होता है उन्हीं की एक समग्र व्यवस्था है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समाज मात्र सामाजिक स्थिति का एक समग्र व्यवस्था नहीं है। समाज क्या है इसकी चर्चा विस्तार से पहले की जा चुकी है, इसलिए यहाँ पुनः उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सामाजिक स्थिति या सोशल स्टेटस के बारे में विचार करते हैं, उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो सामाजिक परिस्थिति के बारे में यहाँ पर ये जानना जरूरी है, यानी सामाजिक परिस्थिति के बारे में विचार पूर्वक चर्चा किया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सामाजिक स्थिति एक ऐसा उपकरण है जिसे समझे बिना आधुनिक समाजशास्त्र को ठीक प्रकार से समझना संभव नहीं है। यानी जब तक हम लोग सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा को ठीक प्रकार से नहीं समझ लेते हैं तब तक हम लोग समाजशास्त्र को ठीक प्रकार से नहीं समझते। यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि अन्य सामाजिक अवधारणाओं की तरह से सामाजिक परिस्थिति को स्पष्ट करने में कुछ वैचारिक कठिनाइयाँ हैं। यानी समाजशास्त्र की जो दूसरी जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं की तरह से सामाजिक परिस्थिति की जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट नहीं है। विभिन्न सामाजिक विचारकों ने, समाजशास्त्रियों ने, मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिस्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से इसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे रैंक ऑर्डर के अर्थ में समझने का प्रयास किया है, जबकि दूसरे जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे प्रतिष्ठा या हॉनर से जोड़ करके या इसके पर्यायवाची के रूप में इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। ब्रूम और सेल्जनिक का ये मानना है कि परिस्थिति शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में, सामाजिक परिस्थिति शब्द का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है। इसमें से पहला है सामाजिक पद यानी सोशल पोजीशन, और दूसरा है सामाजिक श्रेणी यानी सोशल रैंकिंग। तो इन दो अर्थों में विशेषतः सामाजिक परिस्थिति की जो है वो इसका उल्लेख किया जाता है। सामाजिक परिस्थिति क्या है यानी सोशल स्टेटस है क्या, इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए, क्योंकि ये एक तकनीकी शब्द है, एक तकनीकी अवधारणा है, इसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए हम लोग समाजशास्त्र जो प्रमुख विद्वान हैं यानी जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने सामाजिक परिस्थिति के बारे में जो अपना विचार उल्लेखित किया है उसको हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। यानी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक परिस्थिति को किस तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसी क्रम में जो पहली परिभाषा है, जो एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि रॉबर्ट बीयरस्टीड ने, जिनकी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करते हुए ये बताने का प्रयास किया
कि सामाजिक परिस्थिति एक ऐसा पद है जो समूह संबंध, समूह सदस्यता या समूह व्यवस्था से प्राप्त होता है। यानी रॉबर्ट बियरस्टीड के अनुसार जो सामाजिक परिस्थिति है वो एक ऐसा पद है जो समूह के साथ या समाज के साथ जो हमारा जुड़ाव होता है, उसके साथ जो हमारी सदस्यता होती है, जो संबंध होता है, उसमें जो हमारा स्थान होता है, उसी को हम लोग सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। इसी तरह से राल्फ लिंटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में सामाजिक परिस्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे ही हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। यानी राल्फ लिंटन ने बड़े सरल शब्दों में सामाजिक परिस्थिति के अर्थ को स्पष्ट किया है। उनका ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारा जो स्थान होता है उसी को हम लोग समाजशास्त्री भाषा में सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। इलियट एंड मेरिल ने सामाजिक परिस्थिति को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो बुक है वो इलियट एंड मेरिल की है, जिसमें उन्होंने सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में अपने लिंग, जाति, आयु, व्यवसाय आदि के द्वारा प्राप्त करता है अथवा फिर वो अपने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा इसे अर्जित करता है। तो इस तरह से इलियट एंड मेरिल ने सामाजिक परिस्थिति के दो मुख्य स्वरूपों का उल्लेख किया, जिसमें कि एक ऐसा पद जो कि वो अपने लिंग, जाति, आयु, व्यवसाय आदि के द्वारा प्राप्त करता है, समाज के द्वारा प्रदान किया जाता है, या फिर वह दूसरा जो प्रकार है कि जिसमें वो अपने व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता या कार्यकुशलता के आधार पर समाज में सामाजिक परिस्थिति को अर्जित करता है, प्राप्त करता है। मार्टिनडेल ने सामाजिक परिस्थिति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक परिस्थिति का अर्थ सामाजिक समुदाय में व्यक्ति का वह पद है जो प्रतिष्ठा, चिन्हों तथा प्रतीकों द्वारा पहचानी जाती। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि मार्टिनडेल और मोनोकेसी ने जो एक किताब लिखी है एलिमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, इस बुक में उन्होंने सामाजिक परिस्थिति को मुख्य रूप से प्रतिष्ठा चिन्हों या प्रतीक चिन्हों के आधार पर स्पष्ट किया है, उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। मार्टिनडेल का ये कहना है कि समाज में व्यक्ति के जो पद हैं, यानी जो उसकी सामाजिक परिस्थिति है, इसका ज्ञान जो है वो दो बातों से होता है। पहला है पद से संबंधित प्रतीक और दूसरा है व्यक्ति के व्यवहार का प्रदर्शन। यानी जो प्रस्थित प्रतीक की जो अवधारणा है वो अवधारणा मार्टिनडेल और मोनोकेसी के द्वारा दी गई है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको नोट करते चलें कि प्रस्थिति प्रतीक की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो मार्टिनडेल और मोनोकेसी की है, जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो सामाजिक परिस्थिति है वो मुख्य रूप से प्रतीकों के द्वारा और उस व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा जानी जाती है या पहचानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हिंदू समाज में सिंदूर जो है वो ये प्रदर्शित करता है कि वो जो व्यक्ति है, जो महिला है, वो विवाहित है, और उसके साथ साथ उसका जो जिस महिला के सिंदूर लगा हुआ है उसका जो व्यवहार है वो भी अन्य महिलाओं के व्यवहार से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह से मार्टिनडेल ने परिस्थिति प्रतीक की अवधारणा के आधार पर सामाजिक परिस्थिति के बारे में अपने विचार को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की कुछ विशेषताओं के बारे में। सामाजिक परिस्थिति की विशेषताओं के द्वारा हम लोग सामाजिक परिस्थिति की जो प्रकृति है उसको समझ सकते, उसको जान सकते। यानी सामाजिक परिस्थिति की इन विशेषताओं के आधार पर हम सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा का वास्तविक अर्थ, यथार्थ अर्थ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है
कि सामाजिक परिस्थिति की जो पहली विशेषता है उसमें आपने लिखा है कि देख रहे हैं कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक नियमों के अनुसार होता है। यानी आप जानते हैं कि हर समाज में जो व्यक्ति हैं उनको जो मिलने वाला जो पद है, यानी उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उसका निर्धारण उन समाज के सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के आधार पर होता है। यानी जो सामाजिक परिस्थिति है वो सामाजिक नियमों से या किसी अमुक समाज के जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित हैं। अब किसी व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण करना है या किसी व्यक्ति का समाज में क्या अधिकार, कर्तव्य या उत्तरदायित्व होगा, इसका निर्धारण उस व्यक्ति की स्थिति से होता है। यानी जिस समाज में जैसा मानदंड होगा, जैसा मूल्य होगा, जैसी परंपराएं और आदर्श प्रतिमान प्रचलित होंगे, तो उसी के अनुसार उस व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में कोई न कोई पद दिया जाता है। दूसरी विशेषता है इसकी कि सामाजिक परिस्थिति के साथ व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े हुए होते। यानी सामाजिक परिस्थिति जो शब्द है या जो सामाजिक पद है, पद के साथ स्वाभाविक रूप से अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए होते। मोटे तौर पर लोग परिस्थिति से व्यक्ति के अधिकारों का ही बोध करते हैं, लेकिन वो भूमिका को अलग से देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जो परिस्थिति है उसके साथ स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य रूप से भूमिका जो है वो जुड़ी रहती है, संबंधित रहती है। ये संभव है, ये असंभव है कि व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति प्राप्त हो, यानी उसका कोई सामाजिक पद हो और उस पद के साथ कोई अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था न की गई हो। ऐसा होना संभव नहीं है। यानी स्वाभाविक रूप से हर परिस्थिति के साथ व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। तीसरी विशेषता है सामाजिक परिस्थिति की कि एक व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक परिस्थिति या पद प्राप्त हो सकता है। यानी सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक पद जो है वो एक व्यक्ति को एक साथ कई पद प्राप्त हो सकता है। अब जानते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति एक साथ राष्ट्रपति हो सकता है, वो किसी का पिता, किसी का पति या किसी का पुत्र कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से एक सामाजिक पद भी एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते। यानी हर सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति जो है वो चूँकि विभिन्न प्रकार के समूहों का, समितियों का, संस्थाओं का सदस्य होता है, उसकी विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और उन अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो विभिन्न प्रकृति के समूहों के साथ उनके साथ सदस्यता स्थापित करता है। तो इस कारण से उन तमाम जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप व्यक्ति को एक साथ कई प्रकार के जो पद हैं वो प्राप्त होते हैं। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है कि एक समान परिस्थिति में व्यक्ति की सामाजिक भूमिका में अंतर हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति को जो पद मिला हुआ है, अगर अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग समाजों में व्यक्ति को उसी प्रकार का पद मिला हो तो वहाँ पर उसकी जो भूमिका है वो अलग अलग हो सकती। यानी जो पद से जुड़ी हुई जो भूमिकाएं हैं वो एक तरह की नहीं होती। हर समाज अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर ये तय करता है, ये निर्धारित करता है कि उसको किस तरह की भूमिकाओं को, किस तरह के दायित्वों को, कर्तव्यों को पूरा करना है। इसकी पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक सामाजिक पद के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और समयानुसार उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यानी सामाजिक परिस्थिति के साथ एक प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहती है और समय के परिवर्तित होने के साथ साथ इस परिस्थिति यानी इस प्रतिष्ठा में भी
उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे एक समय था जब नाचने गाने वाले लोगों को समाज बहुत प्रतिष्ठित नहीं मानता था, उनको हेय दृष्टि से देखता था। लेकिन आज जो दूरसंचार के साधनों का इतना विकास हो गया है कि आज ये जो नाचने गाने वाले जो लोग हैं वो इतना अधिक धन अर्जित कर ले रहे हैं, या इस तरह से उनको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है कि उनकी जो हैसियत है वो जो बहुत सारे जो कवि हैं, लेखक हैं, या जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, विद्वान हैं, उनसे ऊपर माना जाता है या उनसे ऊपर देखा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सामाजिक पद के साथ स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, और ये जो प्रतिष्ठा के संबंध में जो धारणा है वो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिस्थिति की जो अंतिम विशेषता बताई गई है वो ये है कि सामाजिक परिस्थिति को मुख्य रूप से दो भागों में या दो अर्थों में इसे प्रयोग में लाया जाता है। यानी मोटे तौर पर सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो तरह की परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रकार की जो परिस्थिति है वो इस तरह से है कि समाज में एक व्यक्ति को जो पद मिला हुआ है वो उसको समाज से प्राप्त करता है, यानी जो उसका सामाजिक पद है वो समाज के द्वारा दिया गया है, प्रदत्त है, उसको प्रदान किया गया। दूसरा ये कि समाज में कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिसे कि व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम से अर्जित करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरह से सामाजिक परिस्थिति को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, या दो अर्थों में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम, समाज में ऐसे पद जिन्हें कि व्यक्ति समाज से प्राप्त करता है, और दूसरा समाज में ऐसे पद से जिसे कि व्यक्ति अपनी योग्यता परिश्रम के द्वारा अर्जित करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरह से सामाजिक परिस्थिति की इन 6 विशेषताओं के आधार पर हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकृति को, उसके अर्थ को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों के बारे में, इसके भेदों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में व्यक्तियों की जो परिस्थिति है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से निर्धारित होती है। यानी सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण के जो है वो मुख्य रूप से दो आधार हैं, दो स्रोत हैं, जिसमें से पहला है आरोपित या प्रदत्त, और दूसरा है अर्जित। यानी इसी आरोपित और अर्जित परिस्थिति के आधार पर सामाजिक परिस्थिति को J.H. फिशर ने दो भागों में विभाजित किया है। एक को उन्होंने प्रदत्त परिस्थिति कहा है और दूसरे को उन्होंने अर्जित परिस्थिति कहा है। प्रदत्त परिस्थिति से उनका कहने का आशय ये था कि प्रदत्त परिस्थिति जो है वो एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति है जिसमें जो व्यक्ति को मिलने वाला जो पद है वो समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है, समाज के द्वारा दिया जाता है। समाज जो है वो व्यक्ति को पद प्रदान करता है। ऐसी परिस्थिति में, यानी प्रदत्त परिस्थिति की कंडीशन में, दशा में, व्यक्ति की अपनी जो भूमिका होती है वो कम होती है, समाज की जो भूमिका होती है वो विशेष होती है। समाज अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में पद या स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो आरोपित परिस्थिति है, यानी जो प्रदत्त परिस्थिति है, यह जो है एक अनैच्छिक सामाजिक स्थिति होती है। यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो अनैच्छिक होती, यानी इसमें आपकी इच्छा का कोई मतलब नहीं होता, आपकी इच्छा का ध्यान नहीं रखा जाता है। समाज अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार
वो विभिन्न व्यक्तियों को सामाजिक व्यवस्था में अलग अलग पद प्रदान करता है। ये जो अनैच्छिक जो सामाजिक स्थिति है, जिसको हम जो प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति कहते हैं, ये आरोपित स्थिति जो है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो वह जिस पर कि व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, और दूसरा वह जिस पर कि व्यक्ति का थोड़ा नियंत्रण होता है। यानी ये जो अनैच्छिक जो प्रकृति है, जो प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति है, जो आरोपित सामाजिक परिस्थिति है, चाहे आप इसको प्रदत्त परिस्थिति कहें चाहे आप इसको आरोपित परिस्थिति कहें, दोनों एक ही बात है। तो ये जो सामाजिक परिस्थिति है, इसमें जो सामाजिक स्थिति की जो प्रकृति होती है वो अनैच्छिक होती है, नॉन वॉलंटरी होती है। लेकिन ये जो आरोपित स्थिति है वो भी दो प्रकार की होती है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध अनैच्छिक प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा है आंशिक अनैच्छिक प्रदत्त परिस्थिति। यानी शुद्ध अनैच्छिक प्रदत्त परिस्थिति का मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रदत्त परिस्थिति जिस पर कि व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। शुद्ध रूप से इसमें समाज का कंट्रोल होता है, समाज का नियंत्रण होता है। दूसरी जो आरोपित परिस्थिति है वो है आंशिक अनैच्छिक प्रदत्त परिस्थिति। यानी इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में व्यक्ति का नियंत्रण होता है, यानी व्यक्ति जो है इसमें अपनी मर्जी के अनुसार कुछ न कुछ इसमें कुछ कर सकता है। जैसे जो जाति व्यवस्था है, भारत में जो जाति व्यवस्था है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो सामाजिक स्थिति या जो पद दिया जाता है या जो उसको प्राप्त होता है, इसमें व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती। यानी जाति की जो सदस्यता है वो जन्म पर आधारित होती है। व्यक्ति का जन्म उच्च वर्ग में होता है तो वो उच्च जाति का हो जाता है, और उसका जन्म अगर निम्न जाति में होता है तो वो फिर वो निम्न जाति का माना जाता है। यानी यह जो है वो शुद्ध रूप से अनैच्छिक सामाजिक स्थिति होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी आरोपित सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें हम कुछ बदल सकते हैं, यानी हम अपनी मर्जी के अनुसार उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। जैसे वैवाहिक स्थिति, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकता है, या अगर वो चाहे तो कुंवारा रह सकता है। तो इस तरह से विवाह के माध्यम से जो आरोपित सामाजिक परिस्थिति है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो निम्न जाति का है वो किसी उच्च जाति की महिला से विवाह कर सकता है, या फिर कोई उच्च जाति का जो पुरुष है वो किसी निम्न जाति के या किसी गैर जो है वो धर्म के महिला से, लड़की से विवाह कर सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें जो आंशिक अनैच्छिक प्रदत्त परिस्थिति है, इसमें व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत परिवर्तन, थोड़ा बहुत सुधार कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आरोपित परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति है, ये मुख्य रूप से बंद समाजों की विशेषता होती है। यानी जो परंपरागत समाज है, जो आदिम समाज है, उन समाजों में जो सामाजिक परिस्थिति होती है वहाँ पर मुख्य रूप से आरोपित परिस्थिति या प्रदत्त परिस्थिति की प्रधानता होती है। और ऐसे समाजों में व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति स्थिति है उसको निर्धारित करने में जन्म का, लिंग का, आयु का, जाति का, विवाह का प्रमुख योगदान होता है। यानी व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति है वो जन्म, लिंग, आयु, जाति या प्रजाति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और इनके आधार पर व्यक्ति को अलग अलग पद या स्थान दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्जित परिस्थिति की, यानी सामाजिक परिस्थिति का जो दूसरा भाग है, जिसको हम लोग आरोपित परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत होती है ये परिस्थिति। आरोपित परिस्थिति में जैसा कि अभी आपने समझा कि आरोपित परिस्थिति में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, व्यक्ति की कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, वो समाज की इच्छा के अधीन होता है और समाज अपनी
आवश्यकता और अपनी संस्कृति और अपने सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से व्यक्ति का स्थान तय करता है, निर्धारित करता है। इसके ठीक विपरीत जो अर्जित प्रसिद्धि है, इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से सामाजिक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। यानी अर्जित प्रसिद्धि में समाज की जो इच्छाएं हैं वो कम होती हैं, समाज का जो महत्व होता है वो कम होता है, और व्यक्ति की इच्छाओं की जो है वो विशेष या प्रमुख महत्व होता है, उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। यानी अर्जित प्रसिद्धि की कंडीशन में, अर्जित प्रसिद्धि की दशा में व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों का, अपने लिए जो उसको अच्छा लगता है, अपनी सुविधानुसार वो कार्यों का चुनाव करता है, और उसके आधार पर वो उसमें सफलता या असफलता के आधार पर समाज में अपनी जो परंपरागत जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें फेरबदल कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। यानी ये जो अर्जित प्रसिद्धि है उसकी जो प्रकृति होती है वो ऐच्छिक होती। ऐच्छिक का मतलब ये हुआ कि इसमें एक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आसानी से इसमें परिवर्तन कर सकता है। यानी जब वो चाहता है, जैसी उसकी ज़रूरत होती है, जैसी उसकी आवश्यकता होती है, उस ज़रूरत और आवश्यकता के अनुसार अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वो अपने कार्यों को परिवर्तित कर सकता है, और उसके आधार पर वो सामाजिक परिस्थिति में आसानी से बदलाव कर सकता है। अर्जित परिस्थिति के जो निर्धारक जो तत्व हैं, यानी जो प्रमुख निर्धारक तत्व हैं, उनमें शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय, व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता या सत्ता कुछ ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अर्जित प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकता है, धारण कर सकता है। जैसे शिक्षा इसमें लिखा है, तो शिक्षा का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति उच्च शिक्षा को प्राप्त करते, उच्च शिक्षा को अर्जित करके वो अपनी परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्थान परिवर्तन कर सकता है। इसी तरह से संपत्ति, अधिक संपत्ति अर्जित करके या व्यवसाय परिवर्तित करके अपनी व्यक्तिगत क्षमता या योग्यता के आधार पर वो व्यक्ति समाज में अपना एक अलग स्थान बना सकता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि वर्तमान जो समाज है इसमें सत्ता जो है वो एक प्रमुख व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। आज निम्न जाति का व्यक्ति भी अगर उसको सत्ता प्राप्त हो गई है, सत्ता उसको मिली हुई है, तो वैधानिक रूप से उसको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो उन अधिकारों के आधार पर वो अपनी परंपरागत जो निम्न सामाजिक परिस्थिति है उसमें परिवर्तन करके वो वर्तमान आधुनिक समाज में उच्च प्रतिष्ठा या मान सम्मान या सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रदत्त या आरोपित सामाजिक परिस्थिति है वो बंद समाजों की विशेषता है, परंपरागत समाजों की विशेषता होती है, और जो अर्जित परिस्थिति है वो खुले हुए यानी मुक्त जो समाज हैं, जो आधुनिक समाज हैं, जो जटिल समाज हैं, उनकी प्रमुख विशेषता होती। यानी जो परंपरागत समाज थे उनमें जो सामाजिक परिस्थिति की जो प्रधानता थी वहाँ पे प्रदत्त या आरोपित परिस्थिति की प्रधानता थी, लेकिन जो वर्तमान जटिल और जो आधुनिक समाज हैं जिनको कि हम लोग मुक्त समाज भी कहते हैं, इन समाजों में जो परिस्थिति है वहाँ पर अर्जित परिस्थिति का बोलबाला होता है, यानी उसकी अधिकता होती है। इस तरह से यहाँ पर हमको आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी समाज पूरी तरह से न तो आरोपित परिस्थिति और न ही पूरी तरह से अर्जित सामाजिक परिस्थिति में विश्वास करता है। हर समाज में दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यानी हर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में व्यक्ति को कुछ परंपरा के आधार पर कुछ पद या स्थान प्राप्त होता है, और व्यक्ति जो है इसके साथ साथ कुछ अपने व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता और कार्यकुशलता, शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय या सत्ता को अर्जित करके वो परंपरागत जो उसका स्थान है उसमें परिवर्तन भी करता है या कर सकता है।
तो इस तरह से परिस्थिति और की जो सामाजिक परिस्थिति की जो अवधारणा है वो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से सामाजिक परिस्थिति से जुड़े हुए कुछ अन्य जो अवधारणाएं हैं उनका भी उल्लेख किया जाना जरूरी हम समझते हैं, क्योंकि जो अक्सर जो कंपटीशन में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और परीक्षार्थियों के मन में शंका उत्पन्न करते हैं, असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में उल्लेख करते हैं। जैसे इसमें पहली जो अवधारणा आपको दिख रही है स्क्रीन पे कि मूल परिस्थिति यानी की स्टेटस। मूल परिस्थिति का मतलब ये होता है कि सभी सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो समान प्रकृति की नहीं होती। यानी जो सामाजिक परिस्थिति है, व्यक्ति एक साथ कई पद और कई परिस्थितियां धारण करता है, उसमें व्यक्ति को जो पद अलग अलग पद प्राप्त होता है उनकी जो स्थिति होती है वो समान महत्व की नहीं होती है। व्यक्ति जो है वो उनमें से किसी एक परिस्थिति के द्वारा समाज में जाना जाता है और उसी के द्वारा उसको पहचाना जाता है, और इस कारण से इस परिस्थिति को हम लोग मूल परिस्थिति यानी की स्टेटस के रूप में देखते हैं। ये जो मूल परिस्थिति की जो अवधारणा है वो E.T. हिलर की है। तो हिलर महोदय ने सभी सामाजिक परिस्थितियों में से कुछ परिस्थितियों को मुख्य परिस्थिति के रूप में उल्लेख किया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अमेरिकी समाज में जो पेशा है यानी ऑक्यूपेशन है उसको मूल स्थिति माना जाता है, यानी व्यक्ति क्या काम करता है, उसका व्यवसाय क्या है, उसके आधार पर उसकी सामाजिक परिस्थिति निर्धारित होती है। जबकि भारत में जो परंपरागत जो भारतीय समाज है इसमें जाति को एक मूल स्थिति मानी जाती है। तो इस तरह से ये मूल परिस्थिति की अवधारणा जो है वो हिलर की है, और इसमें उन्होंने सभी परिस्थितियों में से कुछ परिस्थितियों को महत्वपूर्ण परिस्थिति के रूप में उल्लेखित किया है। इसके बाद आता है परिस्थिति युग्म की। परिस्थिति युग्म की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट बीयरस्टीड से जुड़ी हुई है। यानी परिस्थिति युग्म की जो अवधारणा है वो पोलर स्टेटस की जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट बीयरस्टीड की है। रॉबर्ट बीयरस्टीड ने ये बताया कि समाज में कुछ परिस्थितियां जो होती हैं वो जोड़े के रूप में होती हैं, यानी इनको जो है वो इंडिविजुअल नहीं बल्कि युग्म के रूप में देखा जाता है, पहचाना जाता है। जैसे स्त्री पुरुष, माता पिता, पति पत्नी, दुकानदार ग्राहक। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो जोड़े में है। यानी अगर हम दुकानदार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ ग्राहक भी होंगे, अगर हम डॉक्टर की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ मरीज भी होंगे, तो अगर हम पति की बात करते हैं तो पत्नी भी उसके साथ जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से ये जो परिस्थिति है वो जोड़े में होती है। दूसरी जो अवधारणा है सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई वो है प्रधान परिस्थिति की, यानी मुख्य परिस्थिति की, मास्टर जो है वो रोल की। ये यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है कि बहुत सारे लोग मुख्य परिस्थिति और प्रधान परिस्थिति को एक ही समझते। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखें कि मुख्य परिस्थिति की जो कॉन्सेप्ट है वो E.T. हिलर की है, और जो प्रधान परिस्थिति है, प्रधान परिस्थिति की जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेट ह्यूजेस की है। एवरेट ह्यूजेस ने मुख्यतः प्रदत्त परिस्थिति, जो कि उनका ये कहना है कि ऐसी परिस्थिति जो प्रधान परिस्थिति के अंतर्गत उन्होंने मुख्यतः प्रदत्त परिस्थिति को जो अर्जित परिस्थिति पर भारी होती है उसको प्रधान परिस्थिति के रूप में उल्लेख किया। जैसे भारत में व्यक्ति की योग्यता उसकी जाति है और उसी जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसका पेशा कुछ भी हो, वो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य कितना भी क्यों न महत्वपूर्ण हो, उसको उपेक्षित करके, उसको अवहेलना करके उसकी जाति को उसकी परिस्थिति से जोड़ दिया जाता है, और उसकी जो तमाम जो योग्यताएं हैं
उनके ऊपर ये जो परिस्थिति है वो भारी हो जाती है। इसके बाद अगली अवधारणा है परिस्थिति असंगतता की। परिस्थिति असंगतता की जो अवधारणा है वो गेरहार्ड लेंस्की की है। लेंस्की महोदय ने अधिकांश जटिल समाजों में जो सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है उसके आधार पर उन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थिति के निर्धारण में कुछ एक आधारों को दूसरे आधारों की तुलना में अधिक महत्व दे दिया जाता है, और इससे जो होता है कि वो परिस्थिति के से जुड़े हुए जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, जो भूमिकाएं हैं, उसमें असंगतता उत्पन्न हो जाती है। यानी उसमें जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि स्वाभाविक रूप से जब आप कुछ विशेषताओं को अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्व दे देंगे तो स्वाभाविक रूप से दूसरी जो उसकी जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आरक्षण के आधार पर व्यवसायिक क्षेत्र में तो उच्च प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती, किंतु जातीय आधार पर उसकी जो स्थिति है वो परिस्थिति असंगतता को उत्पन्न करती। यानी आर्थिक आधार पर वो सामाजिक व्यवस्था में उच्च परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो जो परंपरागत जो जातीय आधार है उसके द्वारा वो उसकी जो स्थिति है वो निम्न स्थिति ही बनी रहती है। तो इस तरह से वो एक तरफ उच्च स्थिति और दूसरी तरफ निम्न स्थिति के बीच में वो फंसा हुआ होता है, यानी उसको थोड़ा सा असुविधा होती है, हिचकिचाहट होती है। इसके बाद अगली कॉन्सेप्ट है परिस्थिति तनाव की। तो ये जो अवधारणा है वो पार्सन्स की है। पार्सन्स ने परिस्थिति तनाव के बारे में बताया था कि जब एक ही समय में दो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं तो स्वाभाविक रूप से उन अलग अलग परिस्थितियों के कारण उनको उनके निर्वहन में असुविधा उत्पन्न होती है और जिससे कि परिस्थिति तनाव उत्पन्न होता है। जैसे जज पुत्र का, यानी एक जज हो और उसके सामने जो उसका पुत्र का मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जज जो है उसके सामने ये तनाव उत्पन्न होता है कि अगर वो जज की भूमिका का निर्वहन करे, जज के कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन करे, तो फिर वो पुत्र के साथ जो उसका लगाव है, जो संबंध है, उसको उपेक्षा करनी पड़ेगी, यानी उसके हितों का ध्यान वो नहीं रख पाएगा। और अगर वो पुत्र के, यानी चूँकि वो पिता भी है, तो पिता होने के नाते अगर वो अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो जज का पद मिला हुआ है उसके लिए जो निर्धारित कर्तव्य है उसका वो निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। अगली जो अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई, वो है परिस्थिति कुंठा की। तो ये जो अवधारणा है वो अल्बर्ट के कोहेन की है और इन्होंने द डिलिक्वेंट बॉय नाम से एक लेख लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में उन्होंने परिस्थिति कुंठा की अवधारणा को उल्लेख किया है। इसके बाद आता है बहुल परिस्थिति। बहुल परिस्थिति की जो कॉन्सेप्ट है वो राल्फ लिंटन की है। आप इन कॉन्सेप्ट को, इन सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई इन जो अन्य अवधारणाएं इनको आप नोट करते चले कि बहुल परिस्थिति की जो कॉन्सेप्ट है वो राल्फ लिंटन की है और उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियाँ धारण करता है, तो ये जो परिस्थितियों का जो सम्मिलन है उसको उन्होंने बहुल परिस्थिति से संबोधित किया है। उन्होंने बहुल परिस्थिति को गुच्छेदार परिस्थिति यानी क्लस्टर स्टेटस भी कहा है, तो आप इसको भी नोट कर लें। परिस्थिति प्रतिमान स्टेटस सेट, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट मर्टन से संबंधित है। रॉबर्ट मर्टन महोदय ने ये परिस्थिति प्रतिमान की अवधारणा दी है। अगली जो अवधारणा है वो है परिस्थिति अस्थिरता की। परिस्थिति अस्थिरता की है, आप यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें कि परिस्थिति अस्थिरता और परिस्थिति असंगतता दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। परिस्थिति असंगतता जो है वो गेरहार्ड लेंस्की की कॉन्सेप्ट है, उनकी अवधारणा है, और परिस्थिति अस्थिरता की जो अवधारणा है वो मेटा स्पेंसर के साथ जुड़ी हुई। परिस्थिति अस्थिरता के बारे में मेटा स्पेंसर ने कहा कि जब किसी की अनुपस्थिति में
व्यक्ति उसकी परिस्थिति को धारण करता है तो इसे हम परिस्थिति अस्थिरता कहते हैं। जैसे प्राचार्य की छुट्टी होने पर यानी उनके छुट्टी पर रहने पर किसी शिक्षक के द्वारा उनका कार्य जो देखा जाता है, ये परिस्थिति अस्थिरता है। अगली जो अवधारणा है वो है परिस्थिति समूह की। तो ये अवधारणा जो है वो मैक्स वेबर ने दी है। मैक्स वेबर ने एक समान परिस्थिति रखने वाले व्यक्तियों का जो समूह है, उनकी जीवन शैली है और उनके जो प्राप्त होने वाले जो अवसर हैं, उनकी समानता के आधार पर उनको एक समूह में रखा है और उन्होंने इसे परिस्थिति समूह से संबोधित किया है। इसके बाद एक अन्य अवधारणा है, वो है परिस्थिति विपर्यय की। परिस्थिति विपर्यय की जो कॉन्सेप्ट है वो राल्फ लिंटन ने दी। राल्फ लिंटन महोदय ने परिस्थिति विपर्यय के बारे में स्पष्ट करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए उन्होंने लिखा है कि परिस्थिति विपर्यय का मतलब ये है कि जब एक परिस्थिति से संबंधित विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों में अंतर पाया जाता है तो उसे हम परिस्थिति विपर्यय कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं, यानी भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका अधिकार सभी कर्मचारियों को मानना उनके लिए कंपलसरी होता है, उनके नियंत्रण में रहना होता है। लेकिन स्वयं जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो जो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके जो सुरक्षा आदेश हैं उनको मानना पड़ता है। यानी एक तरफ जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, यानी अधिकारियों को राष्ट्रपति का आदेश मानना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति महोदय को उन कर्मचारियों को अधिकारियों का आदेश मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को राल्फ लिंटन ने परिस्थिति विपर्यय से संबोधित किया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम समझते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सामाजिक परिस्थिति की जो अवधारणा है, उसकी जो विशेषताएं हैं, इसके साथ साथ सामाजिक परिस्थिति के जो दो मुख्य स्वरूप हैं और सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई जो दूसरी जो अन्य अवधारणाएं हैं, उनके बारे में आप परिचित हुए होंगे, उनको आप समझ पाए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में दूर दूर तक इसे शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक आसानी से आप तक पहुंचता रहे।